ग्राम फिरोजाबाद में विवाहित महिला का आत्महत्या का मामला आया सामने। सीओ मुनीश चंद के निर्देशन में निष्पक्ष जांच शुरू। थाना चिलकाना क्षेत्र के ग्राम फिरोजाबाद में एक विवाहिता द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की सूचना से क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर 2 बजे सनसनी फैल गई। महिला की शादी करीब 5 वर्ष पूर्व हुई थी। सूचना मिलते ही थाना चिलकाना पुलिस एवं फील्ड यूनिट टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर नियमानुसार मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पंचायत नामा भर कर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। इस पूरे प्रकरण में क्षेत्राधिकारी सदर मुनीश चंद ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए स्पष्ट किया कि तहरीर व पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होते ही मामले की गहन, निष्पक्ष और विधिक जांच की जाएगी। आज दिनांक 13/2/25 को थाना चिलकाना पर सूचना मिली कि ग्राम फिरोजाबाद में एक महिला जिसकी शादी को लगभग 5 वर्ष हुए हैं, उसके द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर तत्काल थाना चिलकाना पुलिस नए फील्ड यूनिट के मौके पहुंची, जिसका मजिस्ट्रेट द्वारा नियमानुसार पंचायत भरकर सब पोस्टमार्टम भेजा गया है। तहरीर व पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। विकास खंड पुआरका के गांव नागल अहीर में लग रही हाईटेंशन लाइन का ग्रामीणों ने किया विरोध, किया प्रदर्शन। विकास खंड पुआरका के गांव नागल अहीर के रास्ते से होकर एक हाईटेंशन लाइन निकाली जा रही है, जिसका शुक्रवार दोपहर 3 बजे ग्रामीणों ने विरोध करते हुए कहा कि गांव का यह मार्ग बहुत छोटा है। स्कूली बच्चों की गाड़ियां भी इसी रास्ते से होकर गुजरती हैं, जिससे इस मार्ग पर हाईटेंशन लाइन से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस दौरान गांव के ग्रामीण भी मौजूद रहे, जानकारी दी गई। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विनोद कुमार। सभी गांव वालों की तरफ से और मैं भी इसमें शामिल हूं। ये जो लाइन है इससे बड़ा खतरा है, जो 11,000 की लाइन सड़क के बीचों बीच जा रही। यहाँ पर कम से कम भी 5-7 रास्ता भी छोटा है हमारा, और 5-7 गाड़ियां बच्चों को लेकर आती हैं। कोई बारात की गाड़ी भी आ जाती है गांव में, और उसे लाइन टच होने का खतरा रहता है। जैसे कि कल कोई बड़ा हादसा हो गया, तो हमारी तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर रबडिंग तार डाल दी जा। और ये है ना, हमें किसी ने ये बताया कि भाई हम सर्वे इस तरह का कर रहे हैं, इस तरह की लाइन, इस पर लाइन डलेंगे, तार डलेंगे लाइन पे। तो ये हम इसका विरोध कर रहे हैं सभी ग्रामवासी। महाशिवरात्रि पर्व के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नगर निगम में ICCC कंट्रोल रूम का किया गया गहन निरीक्षण। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा आगामी महाशिवरात्रि पर्व को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित रूप से संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत ICCC कंट्रोल रूम का गहनता से शुक्रवार शाम 4 बजे निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद के प्रमुख शिव मंदिरों, कावड़ मार्ग, भीड़ भाड़ वाले स्थानों, बाजार क्षेत्रों, संवेदनशील हॉटस्पॉट स्थानों एवं यातायात प्रभावित क्षेत्रों की CCTV कैमरों के माध्यम से निगरानी व्यवस्था को चेक किया गया। इस दौरान कंट्रोल रूम में उपलब्ध तकनीकी संसाधनों, लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम, कैमरा नेटवर्क, कम्युनिकेशन व्यवस्था, अलर्ट सिस्टम तथा तैनात कर्मचारियों की ड्यूटी व्यवस्था को भी परखा गया। सहारनपुर की ब्रह्मपुरी कॉलोनी में युवक की लात घूसों से बेरहमी से पिटाई घटनाक्रम CCTV में कैद वीडियो हुई वायरल। थाना सदर बाजार क्षेत्र के ब्रह्मपुरी कॉलोनी में 2 युवकों ने एक युवक को लात घूसों से जमकर पीटा, जिसका पूरा वीडियो पास ही में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। घटना का CCTV वीडियो शुक्रवार शाम 4 बजे से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पीड़ित बुरी तरह घायल नजर आ रहा है। हमलावरों ने बेरहमी से मुक्के बरसाए, जिससे युवक की जान पर बनी रही। घायल ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई और पुलिस को सूचना दी। सदर थाने की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है। पीड़ित का इलाज चल रहा है, हमलावरों की तलाश जारी है। स्थानीय लोगों में इस घटना के बाद से आक्रोश व्याप्त है। वार्ड 12 की पार्षद ने स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर की अनुपस्थिति से नाराज होकर मुख्य चिकित्साधिकारी को सौंपा ज्ञापन। भारतीय जनता पार्टी की वार्ड 12 से पार्षद एडवोकेट सीमा ने शुक्रवार दोपहर 3 बजे बताया कि लक्ष्मणपुरी कॉलोनी में एक स्वास्थ्य केंद्र है, जिसमें वह खुद भी कई बार गई है, लेकिन डॉक्टर का कुछ अता पता नहीं है। जब उन्होंने डॉक्टर का पता लगाया तो उन्हें पता लगा कि डॉक्टर वहां पर कभी कभी आती है और आधा घंटा बैठकर चली जाती है, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में पार्षद ने मुख्य चिकित्साधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट सीमा कात्यायनी है और मैं वार्ड 12 खलासी लाइन से पार्षद हूँ। हमारे यहाँ लक्ष्मणपुरी एरिया पड़ता है, जिसमें हमारे यहाँ एक हमारा स्वास्थ्य केंद्र है, हमारा PC। तो अक्सर मैं जब भी वहाँ गई हूँ, वहाँ पे डॉक्टर मिलती ही नहीं है। हमारे यहाँ एक डॉक्टर अभी अपॉइंट हुई थी, तो जब भी हम गए हैं कई बार, और ये भी शिकायत मिली है मरीजों से भी कि मैडम हम लोग आते हैं यहाँ पे 10 बजे से बैठे रहते हैं, मैडम आएंगी 12 बजे, आधा घंटा बैठी, पौन घंटा बैठी, फिर से चली गई, और लगातार ये शिकायतें मिल रही है। मैंने CMO साहब को भी हमने एक लेटर लिखा था, वो भी उनको भिजवाया मैंने, और जो हमारे
हॉस्पिटल की जो टीम है उनसे भी डिस्कशन करके मेरे भी खुद साइन होके उस पर वहाँ से भी एक लेटर गया है, लेकिन अभी तक भी उसमें डॉक्टर अपॉइंट नहीं हुई है। वैसे तो यहाँ पे 2 लेडी डॉक्टर की ज़रूरत है, एक से तो काम चलता ही नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे यहाँ डिलीवरी भी हो रही है, सारी नर्सिंग स्टाफ वगैरह सब है, तो अब डॉक्टर नहीं रहेंगे तो फिर कैसे हो पाएगा। इतनी अव्यवस्था जो हो रही है यहाँ पे इस हमारे स्वास्थ्य केंद्र में, तो इस ओर तो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है सीएमओ साहब का भी। हालांकि हमने कॉल भी किया था और उन्होंने क्यों रिसीव नहीं किया, कहीं बिजी होंगे, लेकिन बहुत गंभीर समस्या है ये पब्लिक। आज के दिन उनका बैठने का दिन था, तो हाँ, तो आज भी वो नहीं बैठे, तो क्या कहना चाहिए? तो लापरवाही है ना ये डॉक्टर्स की। आप देखिए कितने गैर जिम्मेदारान हरकत है इनकी। अब मैं भी वहाँ पे मौके पे गई हूँ, मैंने फार्मासिस्ट से पता किया, उसका भी यही कहना था कि मैडम तो आती नहीं है, 12 बजे करीब आएंगी, आधा कभी आती भी है तो आधा घंटा बैठी हैं और फिर चली जाती हैं। तो ये तो तरीका नहीं है, या तो फिर वो छुट्टी लें, घर ही बैठ जाएं, फिर काम करने की आवश्यकता ही ना रहे, किसी और को अपॉइंट किया जाए। तो हमने तो सीएमओ साहब से भी ये जो है भिजवाई है एप्लीकेशन लिख के कि भाई यहाँ पे जल्द से जल्द जो है किसी लेडी डॉक्टर को अपॉइंट किया जाए, ताकि लोगों की जो समस्या है, और इतना अच्छा मतलब हमारा स्वास्थ्य केंद्र चल रहा था ये पहले, और बहुत सारी महिलाएं और इतने लोग यहाँ पे आते हैं, और सारी बिल्कुल व्यवस्था को इन्होंने बिगाड़ के रख दिया है। तो मेरा बस यही आग्रह है कि जल्द से जल्द यहाँ पे 2 लेडी डॉक्टर्स को अपॉइंट किया जाए। कलेक्ट्रेट सभागार में रमजान एवं ईद तथा महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियों के संबंध में शांति समिति की हुई बैठक। जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में रमजान माह एवं ईद के पर्व पर शांति एवं कानून व्यवस्था, अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों, संभ्रांत नागरिकों के साथ शांति समिति की बैठक शुक्रवार शाम 5 बजे की गई। बैठक में समिति के सदस्यों से समस्याओं एवं निराकरण संबंधी सुझाव लेते हुए अनुश्रवण किया गया। मनीष बंसल ने कहा कि आपसी सौहार्द को बनाए रखते हुए मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करते हुए पर्व को मनाएं। यह क्षेत्र हमेशा से आपसी भाईचारा एवं गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल रहा है। सभी धर्म अमन और शांति का संदेश देते हैं। अगर कहीं पर भी कोई समस्या या विवाद है तो जिला प्रशासन को अवगत कराएं। समय रहते ही समस्या का उचित निराकरण किया जाएगा। ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे दूसरे की धार्मिक भावनाएं आहत हो। अनावश्यक रूप से कोई नई परंपरा न डालें। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने कहा कि सभी अधिकारी अपनी अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे से निर्वहन करें। उन्होंने सभी थाना अध्यक्षों को निर्देशित किया कि थाना स्तर पर समिति के सदस्यों एवं समाज के संभ्रांत लोगों के साथ बैठक कर आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ ही समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित करें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने कहा कि शांति को भंग करने वालों को चिन्हित कर उनकी जानकारी पुलिस को दी जाए ताकि इन पर कार्रवाई हो सके। महाशिवरात्रि पर सभी शिवालयों में साफ सफाई, विद्युत व्यवस्था, बैरिकेडिंग एवं कैमरों की व्यवस्था दुरुस्त रहे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति लाउड स्पीकर में निर्धारित ध्वनि का ध्यान रखा जाए। इस संबंध में डीजे संचालकों एवं होटलों तथा बैंक्वेट हॉल के मालिकों के साथ संबंधित अधिकारियों को बैठक करने के लिए कहा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में मेरठ जोन की 29वीं अंतर जनपदीय पुलिस कुश्ती क्लस्टर का भव्य समापन, पदक विजेताओं को किया गया पुरस्कार वितरण। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम सहारनपुर में मेरठ जोन की 29वीं अंतर जनपदीय पुलिस कुश्ती क्लस्टर कुश्ती, बॉक्सिंग, बॉडी बिल्डिंग, आर्म रेसलिंग, महिला एवं पुरुष प्रतियोगिता 2026 का समापन शुक्रवार शाम 4 बजे मुख्य अतिथि अभिषेक सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र द्वारा गरिमामय ढंग से किया गया। आयोजन सचिव एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में टीमों ने मान प्रणाम स्वीकार किया। पदक विजेताओं को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सागर जैन एसपी देहात, शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव पुलिस अधीक्षक यातायात, मनोज कुमार यादव अपर पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी लाइन, सुश्री सिमरन सहायक पुलिस अधीक्षक प्रशिक्षु एवं अन्य क्षेत्राधिकारीगण कर्मचारीगण उपस्थित रहे। 29वीं अंतर जनपदीय पुलिस कुश्ती क्लस्टर प्रतियोगिता में उपस्थित परम आदरणीय डीआईजी सर, सचिव के नाते सर मैं संक्षिप्त प्रशासनिक रिपोर्ट को पढ़कर सुनाता हूं। महोदय, मेरठ जोन मेरठ की 29वीं अंतर जनपदीय पुलिस कुश्ती क्लस्टर कुश्ती, बॉक्सिंग, बॉडी बिल्डिंग एवं आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता 2026 दिनांक 11/2/2026 से दिनांक 13/2/2026 तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम जनपद सहारनपुर में आयोजित कराई गई। दिनांक 11/2/2026 को प्रतियोगिता का उद्घाटन मेरे द्वारा किया गया।
प्रतियोगिता में मेरठ जोन के जनपद शामली को छोड़कर 8 जनपद कमिश्नरेटों की टीमों के लगभग 220 खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्रतियोगिता में दिनांक 10/2/2026 को सभी टीम मैनेजर्स एवं निर्णायकों की उपस्थिति में टाइल्स डाली गई। महाशिवरात्रि पर सुरक्षा तैयारी डीआईजी के नेतृत्व में सहारनपुर परिक्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद। आगामी महाशिवरात्रि पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सहारनपुर परिक्षेत्र में व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। डीआईजी अभिषेक सिंह ने शुक्रवार दोपहर 2 बजे प्रेस प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर एवं शामली के सभी थाना क्षेत्रों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। प्रमुख मंदिरों, शिवालयों, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों और जुलूस मार्गों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु महिला पुलिस कर्मियों को विशेष रूप से लगाया गया है। पर्व है और उसको लेकर क्या क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्योंकि बहुत सारे सिद्ध मंदिर हैं, बहुत ज्यादा भक्तों की भीड़ उमड़ती है, क्या क्या व्यवस्था रहेगी, कितना फोर्स लगाया है। सहारनपुर परिक्षेत्र के तीनों जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली में महाशिवरात्रि पर्व को देखते हुए हमारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमें अनुमान है कि इस बार भी भारी संख्या में हमारे यहाँ कांवड़िए हरिद्वार से जल उठाकर अपने विभिन्न शिवालयों पर जाके जल चढ़ाएंगे। इसके लिए रूट पर जो भी ट्रैफिक व्यवस्था है और डाइवर्जन और रोड सेफ्टी के लिए सारे मेजर्स ले लिए गए हैं। साथ साथ कांवड़ शिविर जो हमारे लगेंगे उनके साथ बैठक कर ली गई है। डीजे के लिए जो पुरानी मानक तय थे उन मानकों का पालन कराया जाएगा। हमारे यहाँ कुल 31 बड़े शिवालय ऐसे हैं जहां पर भीड़ होगी, जहां पर हमारी सादे व्यस्तों में भी ड्यूटियां रहेंगी और खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड को हम लोगों ने सक्रिय कर दिया है। हमारे यहाँ कुल 22 बड़ी शोभा यात्रा हैं जिनको बॉक्स फॉर्मेशन में हम लोग निकलवाएंगे और किसी भी नई परंपरा को हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। हमारे यहाँ कुल 12 भंडारे और 13 बड़े मेले हैं। मेलों में ये बात जरूर ध्यान रखी जाएगी कि फूड सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और झूलों की मैकेनिकल सेफ्टी रहे, जिससे कोई भी हादसा ना हो। पुलिस प्रशासन द्वारा संबंधित जितने भी स्टेक होल्डर्स उनसे बैठक कर ली गई है और ये पूरा पर्व हम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराएंगे। महिला फोर्स भी लगाई गई है ताकि छेड़छाड़ की घटनाएं ना हो और इसके अलावा युवा लोग स्टंट ना कर पाए। हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि रोड सेफ्टी के लिए हम लोग सजग हैं। हमारे हर थाने पर जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट मुहिम के अंतर्गत सीसी टीम्स बनाई गई हैं जो रोड पर इस समय प्रवर्तन की कार्रवाई कर रही हैं। साथ ही साथ जब सुबेरे शिवालयों पर लाइन लगेगी, जब महिलाएं हमारी घरों से तड़के ही बाहर निकलेगी ब्रह्म मुहूर्त में जल चढ़ाने के लिए, उस समय हमारी सारी महिला फोर्स एंटी रोमियो स्क्वाड सब रोड्स पे ही रहेंगी, जिससे किसी प्रकार की छेड़खानी अथवा स्नैचिंग या अन्य कोई घटना ना हो सके। क्या ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी? हाँ, ड्रोन, सीसीटीवी कैमरा, ICCC के जो मॉडल कंट्रोल रूम है, इन सब का प्रयोग किया जाएगा कि जिससे कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। एसएसपी ने पुलिस लाइन का निरीक्षण कर जारी किए साफ सफाई एवं अनुशासन के निर्देश। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर ने शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे पुलिस लाइन स्थित क्वार्टर गार्ड, MT शाखा, गेस्ट हाउस, जिम, कैंटीन, बार्बर, स्कूल एवं फैमिली क्वार्टर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आर्म्स, एम्युनिशन के रखरखाव, MT वाहनों की फिटनेस, साफ सफाई, लॉगबुक एवं सुरक्षा मानकों की जांच की गई। एसएसपी ने संबंधित कर्मचारियों को साफ सफाई, रिकॉर्ड अपडेट रखने, वाहनों को हमेशा संचालन योग्य बनाए रखने एवं सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। सभी शाखाओं एवं कार्मिकों को अनुशासन, स्वच्छता, सुव्यवस्था एवं समयबद्ध कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने को कहा गया। विदेश नौकरी के नाम पर 7,74,000 रुपए की ठगी पीड़ित ने एसएसपी दरबार में लगाई फरियाद। सहारनपुर में विदेश नौकरी के जाल में फंसा युवक लोकेश गुरुवार दोपहर 2 बजे पुलिस लाइन पहुंचा। उसने बताया कि परिचित अंकुर सैनी ने रामपुर के दीपक सैनी से मिलवाया, जिन्होंने मुजफ्फराबाद के महादेव इमिग्रेशन के जरिए सिंगापुर का कंस्ट्रक्शन कंपनी में $2,600 सैलरी की नौकरी व लालच दिया। वीजा एवं अन्य कार्यों के नाम पर 7,74,000 रुपए लिए। लोकेश 35 दिन सिंगापुर गया, नौकरी न लगने पर लौटा है। एसएसपी सहारनपुर के दरबार में उसने शिकायत की है, जहां त्वरित कार्रवाई का आश्वासन मिला है। जनपद में ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपका नाम? लोकेश कुमार। लोकेश जी, आज आप यहाँ पुलिस लाइन है, क्या मामला है? सर, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। विदेश भेजने के नाम पर, नौकरी के नाम पर फ्रॉड हुआ है मेरे साथ में। किस तरीके से कौन लोग थे वो? सर, मुजफ्फराबाद के में ऑफिस है महादेव इमिग्रेशन के नाम से, और मेरे गांव के पास पड़ता है रामपुर गांव। वहाँ का लड़का है अंकुर सैनी, उसका एक दोस्त सिंगापुर में रहता था, पढ़ता था वहाँ पर, वो झीमा रेड्डी का है, उसका नाम है दीपक सैनी। सर, उसके थ्रू में मेरा कॉन्टैक्ट हुआ उनसे।
क्या काम आपको बताया था, क्या करना? सर मेरे को बताया था वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम, $2600 सैलरी बताई थी और कई को कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से मेरे को भेजा गया था वहाँ पे। जी मैं कितने पैसे लिए थे आपसे? मेरे से 7,74,000 रुपये लिए हैं सर। तो क्या आपको वहाँ भेजा गया था? हाँ जी मैं वहाँ पे गया था। कितने समय रहे आप? मैं वहाँ पर 35 दिन रहा सर। काम नहीं क्या हुआ फिर वहाँ? सर वहाँ पे काम ही नहीं था जी। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए थे आपको उन्होंने? सर मेरे को उन्होंने ई पास दिया था, जो वर्क वीज़ा दिया था इसके साथ में ई पास दिया उन्होंने मेरे को, और मेरा पासपोर्ट वगैरह ले ही रखा था उन्होंने पहले, पासपोर्ट मेरे को बाद में दिया उन्होंने जी। तो जिस कंपनी का वीज़ा उन्होंने अपना आपको इशू किया था वो कंपनी वहाँ पर थी? नहीं वो सर कंपनी वहाँ के जो सिटीजन है जो रहते थे वहाँ पे, उन्होंने वो कंपनी एक छोटी सी $3-4 हज़ार देकर वहाँ पे वो कंपनी खोल लेते हैं वहाँ पे, और उसी के थ्रू वो बच्चों को इधर से हायर करते हैं, फिर उनके साथ फ्रॉड करते हैं वहाँ पे, वो काम नहीं दे पाते हैं वहाँ पे। पैसे आपने मांगे उनसे, अब उन्होंने क्या कहा? सर मैंने पैसे मांगे उनसे, उन्होंने ये बोला कि हमारा काम तो आपको भेजने का था। मेरे पास प्रॉपर उनकी सब रिकॉर्डिंग है, कितना पैसा मैंने उनको दे रखा है, उन्होंने कबूल रखा है कितना पैसा आपका हमारे पास आया हुआ है। अब आप क्या चाह रहे हैं? सर मैं अपना पैसा चाह रहा या मेरे को काम मिले सिंगापुर में। कितना पैसा दिया था आपने, किस तरीके से अरेंज करके दिया था? सर मैंने अपनी ज़मीन प्रॉपर्टी सेल की थी और 7,74,000 रुपये मैंने इनको दे रखा है सर। नगर के हिसाब से आप मिले हैं, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन दिया है सर, SSP साहब ने बोला है कि हम इसको जांचेंगे क्या मामला है क्या नहीं। ठीक है जी। नौजवानों में नाच गाने का बढ़ता शौक समाज के लिए चिंताजनक। देवबंदी उलेमा कारी इसहाक गोरा जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक और मशहूर देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने गुरुवार रात्रि 8 बजे एक बार फिर वीडियो संदेश जारी कर समाज विशेषकर युवाओं में बढ़ती नाच गाने की प्रवृत्ति एवं सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव पर गहरी चिंता व्यक्त की है। मौलाना ने कहा कि एक समय था जब नाच गाने को समाज में ऐब और शर्म की चीज समझा जाता था, लेकिन आज वही काम शोहरत, ताली और फॉलोअर्स हासिल करने का जरिया बन गया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले कभी नाच गाने को ऐब समझा जाता था, लेकिन आज उसे शोहरत और इज्जत का मकाम देने लगे हैं। यही हमारी दोहरी मानसिकता का नतीजा है। हमें अपनी सोच को आईना दिखाते रहना चाहिए। ये आज हमारे नौजवानों को क्या हो गया है? सोशल मीडिया पर मीम्स, नाच गाने, इसको अपना उन लोगों ने स्टेटस समझ लिया है। यकीन मानिए हमें अपनी सोच को, अपने किरदार को और अपने काम को हमेशा तोलते और नापते रहना चाहिए। बड़े अफसोस की बात है कि जब हम नौजवानों को देखते हैं कि वो सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी मीम्स बना रहे हैं जो मजहब से जुड़ी हुई होती हैं, वो इस तरह के नाच गानों पर वाहियात नाच कर रहे हैं, गा रहे हैं, जो उनका स्टेटस नहीं था। आज हमें यकीन मानिए इस्लाह की बेहद जरूरत है, और मैं अपनी बात को फिर से कहता हूं कि हमें अपनी सोच को आईना दिखाते रहना चाहिए। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की सही समझ और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। पिलखन तला चौक पर ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, अफरा तफरी के बीच बिजली आपूर्ति ठप, बड़ा हादसा टला। शहर के व्यस्त पिलखन तला चौक पर बिजली के ट्रांसफार्मर में अचानक भीषण आग लगने से गुरुवार शाम 5 बजे इलाके में हड़कंप मच गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास मौजूद दुकानदार और राहगीर घबराकर दूर भागने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ ही मिनटों में धुआं और चिंगारियां आसमान तक उड़ने लगी, जिससे बड़ा हादसा होने की आशंका बन गई थी। प्राथमिक तौर पर शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण माना जा रहा है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही होगी। घटना के चलते आसपास के क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई, जिससे व्यापार एवं घरेलू कार्य प्रभावित हुए। सूचना मिलते ही बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सप्लाई बंद कर हालात काबू किए गए। स्थानीय लोगों ने ट्रांसफार्मरों की नियमित जांच और समय पर मरम्मत की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के किसान राष्ट्रीय सचिव चौधरी विनय कुमार के नेतृत्व में गुरुवार दोपहर 2 बजे कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय में एकत्रित हुए और बैठक आयोजित की। बैठक के पश्चात संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर सरकार के किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान संबंधित ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को प्रेषित किया गया। प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों किसान कलेक्ट्रेट में पहुंचे और जानकारी दी। मांग को लेकर आप ज्ञापन दे रहे हैं? भाई ये जो डबल इंजन की सरकार है या किसान विरोधी, बहुत दिन से हम बता रहे, दिल्ली भी हम रहे वर्षों तक, जब भी इसने किसान हित में कोई बात नहीं करी और अब भी
जो अमेरिका इन्हें रोज दादागिरी करके कुछ का कुछ बतावे, तो अब मोदी जी कह रहे सबसे बढ़िया दोस्त है हमारा अमेरिका, और अभी समझौता करा जिसमें किस देश का किसान सब बर्बाद हो जाएगा। वो पहले से ही इनकी सोच रही ही नहीं है। ये तो भाई यहाँ रोज देखो तुम बजट कर है, उसका पता ही नहीं लगता साल भर, हमें तो जानकारी होती नहीं भाई उसका लाभ कहाँ को मिला, किसी को मिला हो या क्या है। आज भी योगी जी भी उत्तर प्रदेश में कह रहे गए, और नेता यहाँ के भाजपा के जिन्हें भी पता नहीं बजट हो क्या, उनके बयान हमें अखबार में किसान हितैषी बजट है भाई, एक आधा हमें बता दे। सारी उम्र तो हमें खेती करती होगी, हमें पता, और जिनके एक बिस्सा जमीन नहीं में भाषण दे खेती पे, यो तो पता नहीं कहाँ था भाई सिस्टम काट रखा। तो आज आए भाई यहाँ जो भी किसान विरोधी सरकार है, रवि समझौता करा, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे प्रदेश में सांकेतिक रूप से केवल एक ही संगठन है जो बाबा टिकैत संगठन बनाया था, भारतीय किसान यूनियन। आज पूरे प्रदेश में इस किसान विरोधी सरकार को जगाने के लिए ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात रखने के लिए भाई यहाँ जनपद मुख्यालय पे आए, लेकिन एक भी अधिकारी, ये ना अधिकारियों का पता लगे इस सरकार में भाई ये कर रहे क्या, ना ये यहाँ मिले ना कहीं मिले, ना ये किसी का काम करें। अब देखो किसान धीरे धीरे जाग रहा और उसे पता भी लग रहा कि तेरा कौन हितैषी कौन नहीं, लेकिन इन्होंने धर्मवाद में भाई इसमें बांट के ऐसा फंसा रखा किसान। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक कहा था, हाई कोर्ट ने, कि भाई पुलिस या जो रोज ड्रामा कर रही है, लोगों के घुटनों पे गोली मार रही झूठा, और ये भी नहीं चलेगा। योगी जी अगले दिन ही कह रहे ना पुलिस तो गोली मारेगी। सुप्रीम कोर्ट का जज देख रहा बैठा भाई एक मुख्यमंत्री आपके आदेश की अवहेलना कर रहा, तो उसके खिलाफ कुछ नहीं, और किसान ने कहीं आंदोलन में कोई मुकदमा कर दिया उस पर तो तुरंत मुकदमा अगर उन्होंने कह दिया भाई ऐसा ना करो, तो ये देखो ज़्यादा दिन चलने वाला काम नहीं। बहुत भाई कोई अधिकारी है क्या भाई सुनने वाला किसान की ज्ञापन देगा, अपना निकल जाएंगे। रामपुर में वकील की हत्या के विरोध में कलेक्ट्रेट के बाहर वकीलों का जोरदार प्रदर्शन, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग। कलेक्ट्रेट के बाहर बड़ी संख्या में वकील सड़क पर उतर आए और गुरुवार दोपहर 2 बजे जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन रामपुर के सिविल लाइन स्थित जिला पंचायत कार्यालय में अधिवक्ता फारूक अहमद खान की दिन दिहाड़े हत्या के विरोध में किया गया। जानकारी के अनुसार जिला पंचायत कार्यालय में लिपिक असगर अली और अधिवक्ता फारूक अहमद खान के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि गोली चल गई, जिसमें अधिवक्ता की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के विरोध में सहारनपुर के वकीलों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, आरोपी को फांसी की सजा देने, मृतक के परिवार को उचित मुआवजा और सरकारी सहायता प्रदान करने की मांग की गई। आज हम यहाँ पर सब प्रदर्शन करने आए हैं। रामपुर में एक अधिवक्ता की नृशंस हत्या हुई है और अधिवक्ता की प्रदेश में जहाँ कई बार हत्याएं हो चुकी हैं, लेकिन कोई प्रशासन, पुलिस प्रशासन या वैसा प्रशासन कोई उस पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। ना ही हमारी सरकार अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने को राजी है। तो हमारी ये मांग है कि उसके जो हत्यारे हैं उनको फांसी जल्द से जल्द हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, और उसके अलग जो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट है उसे भी प्रदेश में बहुत जल्द से जल्द लागू किया जाए, जिससे कि वकीलों को में सुरक्षा की भावना हो सके और वकील अपना काम सुरक्षित तरीके से कर सके। आज जो रामपुर में अधिवक्ता साथी की हत्या की गई है उसके विरोध में आज ये धरना और ये ज्ञापन दिया जा रहा है। सरकार से हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी उसके हत्यारे गिरफ्तार हो, उसके परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और अधिवक्ता एक्ट जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। यही हमारी मांगे हैं। जिला अधिकारी महोदय को हम ज्ञापन देने आए हैं, और अगर जल्दी से जल्दी वो गिरफ्तार नहीं होते तो फिर उग्र आंदोलन को अधिवक्ता मजबूर होगा। सहारनपुर में AIMIM प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का बीजेपी सपा पर हमला, बोले संविधान बच्चे पैदा करने से नहीं रोकता। यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है।
गुरुवार दोपहर 2 बजे AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली सहारनपुर पहुंचे, जहां जिला प्रशासन ने सभाओं की अनुमति न देकर उन्हें शहर से 20 किलोमीटर दूर देहरादून रोड के एक गांव में प्रेस वार्ता में शौकत अली ने भाजपा, सपा और कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी को जानबूझकर रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये मुझे भी मालूम नहीं कि जिला प्रशासन अनुमति क्यों नहीं दे रहा। पश्चिम यूपी के कई जिलों में पैगाम ए देहात नाम से नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं, लेकिन अधिकारी कहते हैं ऊपर से मना है। किस बात की घबराहट है? तंज कसते हुए बोले, सारी पार्टियां हमें बीजेपी की बी टीम कहती थी, अब बीजेपी खुद अनुमति नहीं दे रही तो क्या समझे। उन्होंने व्यक्तिगत मामलों को राजनीतिक रंग देने पर भी निशाना साधा। देखिए, ये तो मुझे भी नहीं मालूम है। पश्चिम यूपी में हमारे प्रोग्राम्स आज तो सहारनपुर में और कल मुजफ्फरनगर में था, और 13 तारीख को बिजनौर में, और 14 तारीख को संभल में, 15 तारीख को अलीगढ़ में, और हर जगह हमने 3-3, 4-4 प्रोग्राम्स की परमिशन मांगी थी। जबकि हम बहुत बड़े प्रोग्राम्स नहीं कर रहे हैं, हम नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं पैगाम इत्तेहाद के नाम से। लेकिन सरकार हमें ये कह करके परमिशन नहीं दे रही है कि जब हम आला अधिकारियों से मुलाकात हमारी जिला अध्यक्ष करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमें ऊपर से आदेश नहीं है कि आपको हम परमिशन नहीं दे सकते। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस बात की घबराहट है। पहले तो समाजवादी पार्टी हमको बीजेपी की बी टीम कहती थी, अब बीजेपी हमको परमिशन नहीं दे रही है। तो अब क्या समझा जाए कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों मिल करके MIM को रोकना चाहते हैं? किस बात का खौफ है? तो ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। और ये हमारे फंडामेंटल राइट है, हमारे मौलिक अधिकार हैं, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि वो पूरे प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए जाए और आवाम से राब्ता करे, आवाम के बीच में छोटे बड़े अपने प्रोग्राम्स करे। लेकिन नहीं मालूम कि हमें क्यों रोका जा रहा है। अब इस बात का जवाब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि प्रशासन दे, लेकिन प्रशासन भी कोई ठोस बात नहीं बता पा रहा है, रीज़न कोई नहीं बता पा रहा। यूपी को लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई है आप लोगों ने? क्योंकि जो अफरुद्दीन साहब है उन्होंने तो कहा था मिस्टर योगी हम यूपी आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। हम उत्तर प्रदेश में 200 सीटों पर अगर हम अकेले चुनाव में गए, ऐसे तो हमारी कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश में एक मजबूत गठबंधन बने जिसमें दलित और मुसलमान, ये एक नेचुरल अलायंस होगा। तो हम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोक सकते हैं। अगर इन केस हमारा गठबंधन किसी से नहीं हुआ, किसी ने हमको नहीं लिया अपने गठबंधन में, तो हम उत्तर प्रदेश में 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अंतिम फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लेंगे। रही बात, आपने एक सवाल किया कि अकबर साहब ने, तो बिल्कुल अकबर साहब हमारी पार्टी के तेलंगाना की असेंबली में अपोजिशन के लीडर हैं और अभी तक 12 साल में उत्तर प्रदेश नहीं आए वो। और हम तमाम कार्यकर्ताओं की ख्वाहिश है कि अकबर साहब उत्तर प्रदेश में आए। 12 साल में पहली बार अकबर साहब ने ये बात कही है कि मैं उत्तर प्रदेश आऊँगा, तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश ज़रूर आएंगे। बाबरी को लेकर जो विवाद हुआ है उस पर कोई नहीं है चर्चा, तो क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, वो कोई विवाद नहीं है, विवाद बनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। सवाल ये है कि हिंदुस्तान में संविधान में कहाँ लिखा है कि मैं किसी के नाम से मस्जिद नहीं बना सकता। हमारा इस्लाम भी इजाज़त देता है, हमारा संविधान भी इजाज़त देता है। अगर मेरे बेटे का नाम बाबर है और मैं अपने बेटे बाबर के नाम से अगर कोई मस्जिद बना रहा हूं, तो ये कहाँ से असंवैधानिक हुआ? इसमें कहाँ से विवाद हुआ? अगर मेरे बेटे का नाम औरंगजेब है, मेरे बेटे का नाम तैमूर है, मेरे बेटे का नाम अलाउद्दीन है, तो इसमें कहाँ से विवाद हुआ?